हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कप्तान। आई वेलकम यू अगेन टू अनदर वीडियो। अब तक क्या हो रखा है? सो आई यूज टू अपलोड टूल किट। अभी आई एम ट्राइंग टू मेक दैट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, एंड इन दैट आई हैव स्टार्टेड विद मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री के टूल किट में बेसिक्स, दैट इज थीम्स, ट्रेंड्स और स्ट्रेटजी की वीडियो हमने बना ली. You can see that. I'll just give the link to that video in the comment section. Then उसके बाद we have solved 2025 के PYQs. और now in this particular video we're gonna solve the questions from 2024, year 2024. और इसमें मैं in these videos I'm not only solving the CSE question papers, but I'm also solving CDS papers, NDA papers, CAPF paper, so that other people can also watch. और when I told the strategy themes trends, तो वहाँ पर भी I specifically told for CSE, CAPF, CDS, NDA, and I tried to tell you कि how the papers are different, the level is different, the nature of the question, the level is different, the nature of the question is different, but at the same time the themes are same. ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर CAPF में भी पूछा, विद्यासागर, और CDS में भी पूछा और CSE में भी पूछा. ऑलराइट, बट नेचर अलग था, थीम अलग थी, पैटर्न अलग था, बट द टॉपिक रिमेन्स द सेम. इसलिए सॉल्व करना बहुत जरूरी है. इन दिस वीडियो वी विल सी कि कैसे 2024 के कुछ क्वेश्चंस जो CDS और CAPF में थे, वो क्वेश्चन CSE 2025 में पूछे गए. आई विल सी दैट, आई इलस्ट्रेट दैट, एंड दैट बेसिकली समराइजेस द होल आइडिया कि not only the questions of CSE are important, but also the question of CAPF, CDS, and ND are important, at least in the subjects such as modern history, AMEC, and geography and polity. क्योंकि ये एक ऐसे चार हैं जो स्टैटिक होते हैं, और स्टैटिक में क्वेश्चंस क्रॉस ईयर एंड क्रॉस पेपर रिपीटिशन होता है. We'll start with this video by solving the questions from CSE 2024. And before I start, in the last video, when I uploaded the video of 2025, I received one of the important suggestion that we should provide the detailed solutions also. So I have started working on that. The team is working on that also. Research compendium have been prepared. For year 2025, they have been uploaded. For year 2024, they have been uploaded. मॉडर्न हिस्ट्री, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद मोही, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री की 2025 की अपलोड हो गई, 2024 की भी अपलोड हो गई है. यू कैन गो टू द टेलीग्राम चैनल, इधर यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल, और यू कैन गो टू द टेलीग्राम चैनल ऑफ IAS एग्जाम कांग्रेस. ठीक है, आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑल्सो. फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द PDFs. एनीवेज, लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्नवालिस के टाइम में रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन था. CAPF 2025 का हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हमने वहां पर देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था. 2024 में CSE में जो है परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर क्वेश्चन था ही. तो अगर वहां से तुम परमानेंट सेटलमेंट को डिटेल में पढ़ते, तो यू कुड हैव जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन जो 2025 में आया था. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर एक क्वेश्चन को तुम अच्छे से सॉल्व करते हो, तो जो है तुम दूसरे पेपर के भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो. वो दे विल हेल्प यू इन डेवलपिंग. Alright, so let us just solve the. पहली बात तो this question was dropped. Officially this question was dropped. Why? Because यहाँ पे कॉर्नवालिस के लिए बोला गया है, लेकिन रैयतवारी सेटलमेंट या रोतवारी सेटलमेंट was not prevalent form of revenue settlement during Cornwallis. Because of that, this question was dropped in the official paper. But that doesn't mean कि हम इसको सॉल्व ना करें. हम इसको भूल जाते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट को भूल जाते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पे सॉल्व करते हैं. ठीक है, अंडर द रियोतवारी सेटलमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, द पीजेंट्स, दैट इज द रियोट्स, वर exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. Okay. Under the permanent settlement, जमींदार failed to pay his revenues to state on or before fixed date, he would have been removed from his जमींदारी. तो ये हमने जब लास्ट वीडियो 2025 की अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो वहां पे मैं आई हैव डिस्कस दिस वाज टेक्निकली कॉल्ड द सनसेट क्लॉज. ठीक है, तो सनसेट क्लॉज के अकॉर्डिंग ये होता था कि इफ यू वुड नॉट बी प्रोवाइडिंग, इफ यू फेल टू प्रोवाइड पे और रेवेन्यू, देन इन दैट केस, अगर जमींदार कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को नहीं दे पा रहा है 10th 11th पार्ट, तो उस जमींदार के उस एस्टेट को ऑक्शन किया जा सकता है, और राइट्स उसके जो है 4 फीट हो जाएंगे, और दैट वुड बी ऑक्शन
अगेन, ठीक है, अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, एंड हेरिडिटरी बन जाएगा वो, ठीक है, वो अपने बच्चे को भी दे सकता है आगे जाके. So this is correct, but this is wrong because Rohitwari settlement में, although in some cases the bad harvest or natural calamities did help in exemption from the revenue payment, but it was not as a policy. ठीक है, it was वहीं पे जो issues create हुए उनको solve करने के लिए ये किया गया था. एज सच यहाँ पे कोई पॉलिसी के तौर पे नहीं यूज किया गया था. नाउ क्विकली लुक एट दी सॉल्यूशन. देखो 2025 में मैं ऑलरेडी परमानेंट सेटलमेंट को बहुत डिटेल में 2025 की रिसर्च कंपेंडियम फाइल में अपलोड कर चुका हूँ. 2024 में देन आई हैव गिवन दी डिटेल्स ऑफ रोहितवारी. तो जस्ट टू शो यू व्हाट इज देयर, आई एम जस्ट गोना रीड आउट द रोहितवारी सेटलमेंट कि कैसे द रिसर्च कंपेंडियम विल हेल्प यू. तो यहाँ पे सारी डिटेल्स दे रखी हैं. इमर्ज फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑफ 12 महल रीजन. तो ये एनडीए क्वेश्चन यही पूछ लेगा, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन इन विच द रोहितवारी सेटलमेंट वाज एक्सपेरिमेंटेड इन दी मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1792. तो वो रीजन 4 दे देंगे, उनमें से तुम्हें सेलेक्ट करना हो. तो एनडीए में ये फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, बट सीएससी में या सीएपीएफ में डिटेल्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो सीएससी में कैसे क्वेश्चन आएगा कि भाई 3-4 लोगों का नाम दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन कौन से वर एसोसिएटेड विद दी डेवलपमेंट ऑफ द रोहितवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. तो उसमें अलेक्जेंडर रीड हो जाएंगे तुम्हारे, थॉमस मुनरो हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है. तो वो नाम तुमको याद रखने हैं. दैट इज हाउ इट अकर्ड. सो यहाँ पे तुमको नाम भी दे दिए. देन डायरेक्ट रिलेशनशिप, द नेचर वॉज रोयोत, जो रैयत्स थे उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप थी, उन्हीं को जो है उनको जो है दे दिया था, तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम हमें सीधा पैसा दो. When Monroe became the president and this governor of the Madras Presidency, he formally introduced in 1820. तो जो है सीडीएस में कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि 3-4 चीजें दे देंगे, उनकी क्रोनोलॉजी तुमसे पूछेंगे. ये सीएससी में भी आता है, ठीक है. तो इसलिए ये क्रोनोलॉजी भी दे रखी है. द सिस्टम वॉज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू बॉम्बे प्रेसिडेंसी पार्ट्स फलांडम का, ठीक है. देन अंडर दिस सिस्टम व्हाट यूज्ड टू हैपन, peasants were recognized as landowners directly with full proprietary rights. रोज possessed the freedom to sell. तो what were the freedoms given? Sell कर सकते थे, mortgage कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे, गिफ्ट कर सकते थे. Now because they could mortgage it, तो उसकी वजह से क्या हुआ, one of the shortcoming of the रोहितवारी system was कि हाई चार्जेस रहते थे, तो रैयत्स दे नहीं पा रहे थे पैसे. तो मनी लेंडिंग क्लास यहाँ पे बहुत ज्यादा, मनी लेंडर्स की एक क्लास डेवलप होगी और वो इनको प्रताड़ित करेगी. एंड इवेंचुअली लेटर ऑन इट विल हैपन दैट मद्रास टॉर्चर कमीशन वुड बी सेट अप इन 1854, ठीक है. और वो टॉर्चर करते थे मनी लेंडर्स बेसिकली, इसलिए दे रिसीव्ड अ पत्ता. तो पत्ता इटसेल्फ इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. तो वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है दैट हु इंट्रोड्यूस्ड इट. शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस्ड इट, पत्तादार सिस्टम, जिसमें 2 कंपोनेंट थे, पत्ता एंड कबूलियत. ये बाकी जो है डिटेल मैंने दी नहीं यहाँ पे, क्योंकि जब हम एंशिएंट मिडिवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे पत्तादार सिस्टम एनीवेज वी स्टडी. इट असेस द लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इट असेस द लैंड कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल, recognized occupancy. However, it did not as a matter of fact, as a matter of policy, it never guarantee an automatic, that is the keyword, automatic exemption from the revenue in case of natural calamities. But yeah, often they used to do it, ठीक है. Sometimes they used to do it, often they used to do it, depending upon the reason in which the frequency. So the humanitarian angle was there, but it was not as a matter of the policy. All right, so that is how you can get the detailed solutions. ठीक है, जैसे एक्ट ऑफ 1935. लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड. अब देखो, जब मैंने तुमको थीम्स और ट्रेंड्स बताए थे, यू रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू द थीम्स एंड ट्रेंड्स, तो मैंने उसमें तुमको बोला था कि देखो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स. तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की थीम थी, इफ यू रिमेंबर, जो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि हाईएस्ट प्रायोरिटी गांधीयन फेज को दी थी और दूसरी प्रायोरिटी मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को दी थी. और उसमें भी सब प्रायोरिटी, सब थीम में मैंने 1935 और 1999 को सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि दीज आर द 2 एक्ट्स जो सबसे ज्यादा हॉटली डिबेटेड थे. एंड दीज आर ऑल्सो द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स विच एक्चुअली इवन एट प्रेजेंट दे फॉर्म द कोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. इसलिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो उसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो हमने एनालिसिस करी थी उसमें गांधीयन मूवमेंट की, दूसरी नंबर पे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की थी. तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, और उसमें विद इन दैट थीम द सब थीम इज 1935 और 1909. ऑब्वियसली अदर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वो जो मैंने एक वेटेज करके पूरा कैलकुलेट करके तुम्हें बताया था, वो तुम जो है वीडियो 1 में देख सकते हो. द लिंक आई विल बी शेयरिंग. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, CSE 2024 का. It provided for the establishment of an all India federation. This is correct. On the union and the British Indian provinces and the princely states. Yes, this is correct.
बट इट नेवर एक्चुअली केम इनटू द बीइंग. ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट, बट इट एक्चुअली नेवर केम इनटू बीइंग. Defense and foreign affairs were kept under the control of the federal legislature. So again, easy question I would say, क्योंकि सबसे बेसिक फैक्ट्स पूछ रहा है 1935 एक्ट की. ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पूछ रहा है. ठीक है, अदर क्या क्या और क्या क्या इसमें जो है की फीचर्स थे, तो यू कैन क्विकली गो टू द रिसर्च कंपेंडियम. यहाँ पे इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंटर अनलाइक 1919 एक्ट विच हैड प्रोविंशियल लेवल. बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस 6 प्रोविंसेस. तो अगली साल जो है अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो जो है तुम्हें दे देगा और उसमें तुम्हें 6 प्रोविंसेस जो है आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूपी एंड देन आगरा, ऐसे करके 5-7 दे देगा. ठीक है, और फिर तुमसे पूछेगा कि इनमें से कौन से वो प्रोविंसेस थे जिनमें जो है 1935 के तहत जो है बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था. तो ओनली 3 आंसर होगा, 5 देगा, ओनली 3 आंसर आ जाएगा. मतलब ये तो मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ, नथिंग इज बकवास व्हेन आई एम सेइंग. बट एनीवेज ये तुम याद रख लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है. सेंट्रल लेजिस्लेशन बिकम बाइकैमरल कंसिस्टेंट. ठीक है, ठीक है. एंड देन द नेक्स्ट इज दैट आई have tried to add small infographics so that easier मतलब आराम से तुम याद हो जाओ. इंडियन काउंसिल ऑफ लंदन was not formed but abolished. ठीक है, याद रख लेना. तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के क्या क्या मेन चीजें थी, तो क्या क्या उन्होंने किया. सो दिस इज व्हाट दे डिड. दैट सबसे पहले लेजिस्लेशन में व्हाट दे डिड वाज लिमिटेड फ्रेंचाइज. 10% ऑफ द पॉपुलेशन तक के लिए यहाँ पे फ्रेंचाइज आ गई थी. बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाया. फिर उसके बाद डायरकी एट दी सेंटर. डायरकी एट दी सेंटर हमने क्या लेके आए, तो उसमें वेल डिटेल्ड मैंने ये बनाए हैं. गवर्नर जनरल कंट्रोल रिजर्व सब्जेक्ट, ये ऑलरेडी सीएससी पूछ चुकी है. आई थिंक 2020 में पूछा है, 2019 या 2020 में समवेयर दे वास्ट. रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स दे दिए थे, नेवर केम इनटू क्वेश्चन. ऑपरेशन ये भी पता है. फेडरल कोर्ट वर्ड एस्टेब्लिश्ड एंड मेन ये काम था. फेडरल स्ट्रक्चर के क्या फीचर्स थे, वॉलंटरी बाय जॉइनिंग द प्रिंसली स्टेट्स, प्रपोज ऑल इंडिया फेडरेशन, करेक्ट है, नेवर इंप्लीमेंटेड, ये मैंने अभी भी बताया. देन आ जाओ फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे क्या कह दिया, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, करेक्ट है, डायरकी अबॉलिश्ड. देन बेसिस फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950, ये सिग्निफिकेंस पे आ गया. ठीक है, देन डिवीजन ऑफ द पावर्स कैसे हुआ था, तो रेसिडुअल पावर ऑफ द गवर्नर जनरल, फेडरल लिस्ट दे दी, प्रोविंशियल लिस्ट दे दी, स्पेशल पावर फॉर गवर्नर. ठीक है, फिर अदर फीचर्स में क्या क्या, कंकरेंट लिस्ट दे दी. अदर फीचर्स में क्या क्या, 1935 में सेपरेशन ऑफ बर्मा एंड एडन. ठीक है, तो दैट इज हाउ सारी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं. एनीवेज अब वी विल नॉट बी रेफरिंग टू दिस रिसर्च डॉक्यूमेंट. जितना मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना था वो मैंने कर लिया. ठीक है, नाउ क्विकली सॉल्व. अब सीएपीएफ 2024 में क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं. द थर्ड राउंड, देखो पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का फायदा क्या है, एक तो तुमको गुड क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, पहली चीज. दूसरी, रिपीटिशन ऑफ द थीम्स होगी. तीसरी चीज, रिवीजन में हेल्प करते हैं. ठीक है, तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री सॉल्व हो गया पूरा, मतलब पूरा का पूरा पढ़ लिया तुमने, लेके बैठ जाओ सारे पीवाईक्यूज. ठीक है, तो तुम्हारा वैसे ही आधे से ज्यादा, कई बार तुम बार बार गलती करोगे, कई बार गलत करोगे, एंड इवेंचुअली यू विल रिमेंबर मेजोरिटी ऑफ द फैक्ट्स. तो ये 3 काम है, इसलिए पीवाईक्यूज को कभी नहीं छोड़ना है. तो लेट अस जस्ट लुक एट द क्वेश्चन अगेन. करेक्ट पूछ रखा है. द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द कांग्रेस. तो पहले में और तीसरे में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, दूसरे में आईएनसी पार्टिसिपेट करती है. ये भी तुमको याद होगा कि दूसरे में क्यों पार्टिसिपेट करती है. लॉर्ड इरविन जो है वो जाके इनसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी से, एंड यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, मार्च 1931 में. तो गांधी इरविन पैक्ट में जो है डिटेल्स याद रख लेना, क्या क्या डिटेल्स थी, क्या क्या साइन हुआ था. 2020, 22 या 23 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है सीएससी के अंदर. ठीक है, कि पैक्ट्स की क्या डिटेल्स थी. तो ये करेक्ट है. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल नहीं हुई थी, कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के बिना ही हुई थी, मतलब कांग्रेस वाज नॉट द पार्टिसिपेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग. देन द डिस्कशंस इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू पासिंग ऑफ दिस. ठीक है, ओके. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. दिस इज एब्सोल्युटली रबिश. अभी अभी हमने देखा सीएपीएफ 24 और सी, अब इसमें देखा हमने सेम चीज. गवर्नमेंट वाज नॉट गिवन एनी पावर, गवर्नर वाज नॉट गिवन टू टेक पावर. ये भी एकदम गलत हो गया. ठीक है, ये भी एकदम गलत हो गया. ये भी मैंने तुमको बता दिया कि जो है गवर्नर के पास जो है कई सारी पावर थी जब वो जो है प्रोविंस को रन कर सकते थे. सो 1 and 2 इज करेक्ट. रॉलेट एक्ट ऑफ 1990, तो 1919 का रॉलेट एक्ट हुआ था. तो ये 2025 की फाइल में ऑलरेडी कवर कर दिया था मैंने वैसे तो.
तो 2025 के टाइम पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, बिकॉज मैंने तब तुमको बोला था कि इंपॉर्टेंट थीम रहता है, और देखो जब हम वापस जा रहे हैं तो 2024 में हम देख भी रहे हैं कि रोलर टेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट थीम, और नॉट ओनली इन CAPF बट ऑल्सो इन CSC, ठीक है। और NDA में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, CDS में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, बट CAPF CSC के क्वेश्चन काफी एनालिटिकल होते हैं। इट वॉज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही है। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू अपोज द एक्ट। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड नॉट टू अपोज द एक्ट, दिस वॉज इंसिडेंटल, ठीक है। ये सब जो हुआ था वो सब इंसिडेंटल था। खिलाफत कमेटी वॉज मेनली फॉर्म्ड फॉर द फैक्ट कि भैया जो है World War I के द्वारा कुछ कुछ हुआ और उसमें कैलिफेट को अच्छे से ट्रीट किया जाए और रीइंस्टेट किया जाए, उसके ट्रीटमेंट के लिए पहले तो बात कही थी, और दूसरा रीइंस्टेटमेंट के लिए गई थी। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बट इंसिडेंटल ये था दैट गांधी ऑल्सो सपोर्टेड दी खिलाफत दिस थिंग। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो है गांधी जी का, और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी और गांधी जी का क्या रिलेशन था ये भी चेक करके जो है देख लेना। आई आई रिमेंबर दैट गांधी लेटर ऑन बिकेम द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, और इसके कौन चेयरपर्सन थे जब ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने जो है गांधी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराया था। सो दिस इज रॉन्ग, 2 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, नॉट करेक्ट पूछ रखा है। While Gandhiji was arrested, the local leaders were allowed to continue the protest. Okay. The thing is that allowed to continue the protest की तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि मतलब जो है एक तरीके से पहले तो ये समझ लो that Rowlatt Act was passed in 1919, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि जो है गांधी जी, बिकॉज द फीचर ऑफ द Rowlatt Act was such that कि इसको अपोज कर रहे थे सारे लोग, ठीक है। वो सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए थे 2025 वाले डिस्कशन में, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हैबियस कॉर्पस खत्म कर देना था, ठीक है, कि हैबियस कॉर्पस भी मतलब खत्म कर देता है ये एक्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था। तो गांधी जी भी इसी के अगेंस्ट में थे, तो ही स्टार्टेड दी रॉलट एक्ट सत्याग्रह, ठीक है। धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होने लगी। उधर खिलाफत कमेटी बन गई बाद में, इस एक्ट के लिए नहीं बट खिलाफत इशू के लिए। तो 2 अलग अलग स्ट्रीम काम कर रही थी। यहाँ गांधी जी काम कर रहे थे रॉलट सत्याग्रह के लिए, जो फर्स्ट सत्याग्रह था जब ऑल इंडिया कैरेक्टर में गांधी जी आए थे। ये भी क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज बाय गांधी, एंड दैट वाज रॉलट सत्याग्रह। उधर जो है दूसरी तरफ जो है दूसरी थीम जो चल रही थी वो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की चल रही थी, जिसमें वो है कैलिफेट इशू के लिए लड़ रहे थे। इसी बीच क्या होता है, रॉलेट एक्ट के अपोजिशन में जो है कुछ कुछ होता है, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। अब जलियांवाले वाले बाग में क्या होता है कि वहां पे कुछ कुछ कर देते हैं डायर, उसके अपोजिशन में गांधी जी बोलते हैं कि मतलब जो है दिस वुड बी अ सिन टू सपोर्ट दिस गवर्नमेंट, ठीक है, वो डायलॉग भी याद रखना। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो फिर गांधी जी सोचते हैं कि इन दोनों कॉज को मिला देते हैं, एंड देयर वर 3 कॉजेज जिसके लिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करते हैं। दिस इज व्हाट वी रिमेंबर। 3 कौन कौन से इशूज है, प्लीज उनको एज इट इज याद कर लो। एक इसमें पंजाब रॉन्ग था, एक रॉलट एक्ट था, और एक खिलाफत इशू था। ये 3 जो है चीजें थी, फिर कुछ कुछ चलता है। बट द क्वेश्चन, द स्टेटमेंट 3 इज कंटेंशियस, बिकॉज गांधी जी अरेस्ट हुए थे रॉलट एक्ट में, दिस इज करेक्ट, ठीक है, गांधी जी अरेस्ट हुए थे, बट लोकल लीडर्स वर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट। तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स ने बोला गांधी जी को अरेस्ट कर लो, बाकियों को अलाउ कर दो, ऐसा नहीं हुआ था। गांधी जी वॉज एट दी फोकस ऑफ द मूवमेंट, रॉलट सत्याग्रह एंड नेशनल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इन सब पे चल रहा था, तो इसलिए वो अरेस्ट हुए। बट अलाउड का मतलब ये एज ए ब्रिटिशर्स विल अलाउइंग, तो मेरे हिसाब से दिस स्टेटमेंट शुड आल्सो बी रॉन्ग, सो आंसर शुड बी 2। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है दैट इसका CAPF का जब मैं ओरिजिनल वो देख रहा था, तो मैंने ये पाया दैट एक्चुअली आई फाउंड दैट इसका आंसर ए है, नॉट करेक्ट में आंसर इज ए। यानी कि उन्होंने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को गलत माना है और तीसरे वाले स्टेटमेंट को भी सही माना है। इन द लार्जर पिक्चर दे हैव अज्यूम्ड दैट स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये ऑफिशियल है, और ऑफिशियल है, आई कैन शो यू दैट ऑल्सो। मैं क्विकली एक बार दिखा देता हूँ। आई हैव द एडिटेड फाइल बिकॉज मैं क्विकली चेक कर रहा था। सो एज यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 75 और 75 का जो है आंसर जो है दिया है ए दिया है। दैट मीन्स उन्होंने हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, उसमें दे हैव अज्यूम्ड दैट ओनली स्टेटमेंट, द ओनली स्टेटमेंट they have assumed that this is correct, no sorry, this is correct, this is not correct, and they have assumed this also to be correct.
and by that logic they have assumed it to be 1 is not correct, but the correct answer should be 2 I think. But ऑफिशियली अगर आप देखते हो तो यू फाइंड दैट 75 का उन्होंने आंसर दे रखा है ए आपको. दैट इज ओनली 1 इज नॉट करेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, डच ट्रेड इन मुगल पीरियड. तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से. कंटिन्यूइंग द CAPF क्वेश्चंस ओनली. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो है डच कंपनी जो बनी थी वो 1602 में बनी थी सबसे पहले, और इसको जो है डच गवर्नमेंट ने सारा सपोर्ट दिया था. अब डच का क्या था, ट्रेड कैसे समझना है तुम्हें. डच का ट्रेड ये था कि उनका जो मेन जो फोकस एरिया था वो था साउथ ईस्ट एशिया. ठीक है, ऑलराइट. क्योंकि वो आए थे मेनली स्पाइसेस के लिए. तो स्पाइसेस जो थे वो कहाँ से लेते थे, वो साउथ ईस्ट एशिया से लेते थे, और उनको जो है एक्सपोर्ट करते थे यूरोप में. दैट वाज द कोर थिंग दैट दे वर डूइंग. तो उसमें डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली. सो दिस स्टेटमेंट लुक्स टू बी करेक्ट, क्योंकि सिल्क बहुत सारा बनता है वहां पे. ठीक है, तो इसमें ये करेक्ट है. ठीक है. देन क्लॉब्स एंड नुटमेग्स बोथ आर स्पाइसेस कलेक्टेड एट सूरत. दिस इज रॉन्ग. सूरत से भी वो टेक्सटाइल लेके जाते थे. सो दिस इज रॉन्ग. आंसर इज 1 ओनली. ऑलराइट. अगर आप देखो तो 78 का आंसर जो है मैंने क्रॉप कर दिया, कोई बात नहीं, बट देन आंसर इज 1 ओनली. दिस क्लॉव, न्यूटमैग्स, ये सारी चीजें, ये दीज वर द मेजरली द स्पाइसेस. तो दीज स्पाइसेस दे यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया. फॉर एग्जाम्पल, क्लॉव्स दे यूज टू कलेक्ट फ्रॉम मलक्का. न्यूटमैग्स दे यूज टू कलेक्ट फ्रॉम बांदा आइलैंड. इसके अलावा पेपर दे यूज टू कलेक्ट नॉट फ्रॉम इंडिया बट जावा आइलैंड्स. ओके. इसके अलावा अदर गुड्स भी थे. फॉर एग्जाम्पल, टिम्बर दे यूज टू कलेक्ट फ्रॉम इंडोनेशिया. ठीक है. पोर्सिलिन दे यूज टू कलेक्ट फ्रॉम चाइना. ठीक है. इंडिया से एक और चीज जो वो लेते थे वो थी इंडिगो डाई. ठीक है. इसमें एक और फैक्ट जो तुमको याद रखना है वो ये है दैट जो पूछा जा सकता है खासकर से CSE में, वो ये है कि डच के सक्सेसफुल होने की जो सबसे बड़ी रीजन था वो था दैट दे वर वेरी ह्यूजली हैविंग दिस स्किल ऑफ मेकिंग शिप बिल्डिंग. वो शिप बिल्डिंग बहुत अच्छी करते थे. एंड नॉट ओनली दे वर बिल्डिंग शिप्स, जैसे ब्रिटिश और फ्रेंच तो वहां से लेके आते थे शिप. डच इनफैक्ट स्टार्टेड बिल्डिंग देयर शिप्स इन साउथ ईस्ट एशिया और फॉर दैट मैटर ऑल्सो इन इंडिया. तो व्हाट वाज द पोर्ट, कहाँ पे बनाते हैं. तो याद रखना, CSE में भी पूछा जा सकता है, NDA में भी पूछा जा सकता है. द करेक्ट आंसर टू दैट वुड बी योर कोचिन. कोचिन में लोकली दे यूज टू मैन्युफैक्चर शिप्स. ठीक है, ये फैक्ट याद रख लेना. एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस डच परफॉर्म्ड शिप बिल्डिंग ऑपरेशन. द आंसर वुड बी कोचिन. ठीक है. और पहली जो उनकी फैक्ट्री थी वो कहाँ थी, मसूलीपट्टनम में, नॉट इन सूरत. ठीक है, सूरत में नहीं थी, मसूलीपट्टनम में. तो ये दो फैक्ट और याद रख लेना. आगे बढ़ते हैं. देन CDS के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो 2024 में आ रखे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरकाज ऑन बाइडिस के लिए तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा. विच किंगडम वाज डिस्क्राइब्ड एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ. तो देखो, लॉर्ड डलहौजी का सबसे ज्यादा जो कंटेंशन होते हैं वो आउद के साथ होते हैं, मतलब अवध के साथ होते हैं. तो आंसर वुड बी बी. सबसे ज्यादा कंटेंशन उन्हीं के साथ होता है. अगेन देखो, सेम ईयर में उधर भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे क्वेश्चन पूछा. ठीक है. और इधर वापस से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे क्वेश्चन आ गया. देखो, सेम ईयर में CDS में भी CAPF में भी क्वेश्चन पूछा गया. तो लेट अस सॉल्व. क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो सारी की सारी राउंड टेबल RTCs तो सारी पढ़ लो. ठीक है. और एकदम मतलब क्रोनोलॉजी में पढ़ोगे, फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ. ऑल दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. During the second roundtable conference in 1931, the British government refused to accept the basic nationalistic demand from freedom. Refused. They refused करा. They are saying कि they refused to accept the basic demand of freedom. ठीक है. Okay. Then India was granted dominion status in 1932. ये तो बिल्कुल गलत हो गया. क्रिप्स मिशन में पहली बार जो है डोमिनियन स्टेटस वाज ऑफर्ड. याद रखना. तो 2 इज गॉन. अब 1, 4 एंड 4 तो ये भी गलत हो गया. ठीक है. देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉज. ये सही है. अब ये है कि ड्यूरिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट. सही बात है. दे डिडंट एक्सेप्ट द फ्रीडम. ये बात सही है.
जो कांग्रेस ने बोला था कि हमको फ्रीडम चाहिए, वो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करी, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। सही, तो आंसर इज सी। तो गांधी अटेंडेड द सेकंड राउंड एज द सोल जस्टिस, refused to demand of complete independence, focus on this is what they did. They didn't even accept the complete independence, not even the dominion status. All they said was कि हमें जो है माइनॉरिटी का तो 1932 का जो है वो निकल के आएगा वहां से। अगेन आई वुड से इट इज एन इजी क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो देखो पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930 में हुआ। की डिस्कशन किस चीज पे हुआ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज पे हुआ, पहली चीज। दूसरा जो है की डिस्कशन फेडरल स्ट्रक्चर पे हुआ, एंड यहाँ पे कांग्रेस वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ हमारा, दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तुम्हारा 1931 का, ठीक है, 1931 का हुआ, जिसमें जो है तुम्हारा कांग्रेस वाज ऑब्वियसली देयर, क्योंकि तुम्हारा इरविन और गांधी का एक वो हो चुका था, और वन ऑफ दी थिंग वाज कि गांधी और फॉर दैट मैटर कांग्रेस विल जॉइन दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो उसमें की पॉइंट ऑफ डिस्कशन सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट आया फॉर दलित्स एंड माइनॉरिटीज। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था और डोमिनियन स्टेटस था। तो पहले फ्रीडम की बात करी थी, फिर डोमिनियन स्टेटस की बात करी थी, उन दोनों को ही एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दे रिफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें याद रख लेना कि कौन कौन से लीडर्स जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सप्रू जी थे, तेज बहादुर सप्रू, इंडिपेंडेंटली गए थे। बी आर अम्बेडकर साहब थे, ठीक है, ये तो थर्ड में भी थे। एंड देन जयकर साहब थे, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अब थर्ड वाले में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया, गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए, ठीक है। तो इसमें जो है सेकंड वाले में और थर्ड वाले में लीडर्स कौन कौन थे, इनका नाम याद रख लेना। 1932 में हुआ था थर्ड वाला, तो थर्ड में कौन कौन से लीडर्स थे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और सेकंड में कौन कौन से लीडर्स थे, 3-4 तो मैंने बता ही दिए, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज एकदम लिस्ट बना लेना। कैबिनेट मिशन आर करेक्ट। तो पिछली बार हम जब 2025 का पेपर जब सॉल्व कर रहे थे तब भी कैबिनेट मिशन पे एक क्वेश्चन था, अभी भी है। और मैं तब भी तुमको बोला था कैबिनेट मिशन खासकर से 1940 इंडिविजुअल सत्याग्रह से लेके जो शुरू होता है टाइम 1947 का, ये 7 साल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से तुमको मिलेंगे। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, इंडिविजुअल सत्याग्रह, देन तुम्हारा वॉर काउंसिल, ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा जो है जो इंडियंस ने बहुत सारे जो प्रपोजल्स दिए थे, ठीक है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ऑल दोस, बहुत सारे क्वेश्चन तुमको यहाँ से देखने को मिलते हैं। सो इट वॉज सेंट इन टू नेगोशिएट द ट्रांसफर ऑफ पावर विद इंडियन लीडर्स, दिस इज करेक्ट। It proposed a two-tiered federal plan while conceding the largest measure of regional autonomy. Proposed a two-tiered federal plan while conceding the largest measure of regional autonomy. Okay. There was to be a federation of provinces and states alongside a federal center. Okay. The individual provinces were allowed to form regional units. All of them are correct. ठीक है, all of them are correct. पॉज करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। एंड कैबिनेट मिशन इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट मुझे लगता है कभी कभी मुझे खुद ही इस पे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी कैबिनेट मिशन पर, ठीक है। तो एक चीज याद रखना दैट द पर्पस ऑफ कैबिनेट मिशन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द कैबिनेट मिशन? द पर्पस ऑफ द कैबिनेट मिशन फर्स्ट ऑफ ऑल वाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होगा प्लस ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है, ये तो पर्पस हो गया। उसके अलावा मेंबर्स कौन कौन थे? 3 मेंबर्स थे, ठीक है। क्विकली समबडी नेम देम इन द कमेंट सेक्शन। देयर वर 3 मेंबर्स और इन तीनों मेंबर का नाम भी पूछा जा चुका है और क्वेश्चन ऐसे आता है और सीएसई में भी आ रखा है दैट 4 में ABCD में से हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द who among the following was not the part of the delegation sent for negotiating transfer of power under the cabinet mission? तो 3 लोग थे और वो एक चौथा नहीं होता, वही आंसर हो जाता है। तो प्लीज नेम देम इन द कमेंट सेक्शन। देन व्हाट वर द मेन प्रपोजल्स? मेन प्रपोजल्स में भी सबसे पहला याद रखना है दैट सबसे पहला इंडिविजुअल प्रोविंसेस रीजनल यूनियंस ग्रुप्स टू दे कुड सरेंडर सम ऑफ देयर पावर म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो आज हम जो बेसिकली जो ग्रुप सिस्टम था ABCD जो बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने भी फॉलो किया था कुछ साल के लिए, वो रखना है अपने को। तो बेसिकली 3 ग्रुप बनाए थे। पहला ग्रुप जो है वो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस का था। दूसरा ग्रुप जो बनाया था वो नॉर्थ वेस्ट
इंडिया का बनाया था, और तीसरा जो ग्रुप था वो ईस्ट इंडिया का बनाया था, ठीक है। सो बेसिकली कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कैबिनेट मिशन ने लिटरली जो है एक तरीके से इंडिया का वर्चुअली पार्टीशन तो कर ही दिया था, क्योंकि दीज वर द टू पाकिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी एंड दिस हिंदी मेजोरिटी सारा एक साथ डाल दिया था, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, तो इन प्रिंसिपल तुमने उनको नहीं दिया, लेकिन वर्चुअली तुमने उनको पाकिस्तान दे दिया, बट इन प्रिंसिपल दे रिजेक्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। कि एक्चुअल में उन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, बट इन प्रिंसिपल उन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, बट वर्चुअली तुमने पाकिस्तान दे दिया। एंड दे नेवर यूज्ड फेडरल गवर्नमेंट, दे वर कैबिनेट मिशन में भी यूनियन गवर्नमेंट बोला था, ठीक है। नेहरू प्रपोजल्स में भी यूनियन गवर्नमेंट बोला गया था। तो यूनियन गवर्नमेंट जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब हमने बना लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी हमारी यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं हम, ठीक है। ऐसे एक फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने भी प्रपोज नहीं किया, और यूनियन गवर्नमेंट जो था वो काफी वीक बनाई गई थी, और फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो रीजनल गवर्नमेंट थी वो काफी स्ट्रांग थी, और यूनियन गवर्नमेंट को सिर्फ 3 चीजें दी गई थी: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो आज जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे काफी वीक थी, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है एक और चीज जो उन्होंने बोली थी वो ये थी दैट देयर वाज टू बी अ फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस स्टेट अलोंगसाइड फेडरल सेंट्रल इंडिविजुअल वर टू बी, ये एज इट इज फैक्ट के तौर पे याद कर लो, ठीक है। बाकी यहाँ से पढ़ लेना पॉज करके, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल बिफोर ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड। तो अब ऑफिस जो 1948 में खत्म हुई थी, और लास्ट जो थे वो माउंटबेटन थे, पर उनके बाद जो है कुछ साल के लिए राजगोपालाचारी भी बने थे, एंड ही वाज द लास्ट पर्सन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट ब्रिटिशर थे। द फर्स्ट कॉटन मिल, तो हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री ऑफ टी, ये मैंने 2025 वाली उसमें तुम्हें अरिकट्टी और वो सारे सिस्टम पढ़ा दिए थे, तो उसके अलावा कॉटन की भी हिस्ट्री तुमको पढ़नी पड़ेगी। तो हिस्ट्री ऑफ कॉटन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहली जो मिल आई थी वो इंडिया की पहली मैकेनाइज्ड मिल इंडिया की पहली मैकेनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल मिल जो आई थी वो कैलकाटा में आई थी, एंड दैट 1818 में, एंड उसका नाम था ग्लॉस्टर मिल, बट दिस वाज नॉट इंडियन मिल, ठीक है। देन फाइनली इन 1854 इंडियन मिल आई, जिसको बनाया सबसे पहले नाना भाई दवार ने, नाना भाई दवार ने। तो CN दवार वाज द गाय हु सेट अप इंडियन कॉटन मिल, और ये कहाँ पे सेटअप करी? बॉम्बे में, याद रख लेना इसको, ठीक है। उसके अलावा अहमदाबाद में भी फिर कुछ मिल्स आई, शाहपुर मिल आई, ठीक है। उसके अलावा कालिको मिल आई, तो ये भी याद रख लेना, ये भी मिल्स जो थी, ये भी दोनों मिल्स जो है इंडियन मिल्स थी, ठीक है। तो ये इतना याद रख लो। बाकी इसके अलावा तुम ओपीएम का भी, हिस्ट्री ऑफ ओपीएम ट्रेड इन इंडिया, ये भी थोड़ा अलग से प्रिपेयर कर लेना। तो ये 3 चीजें हो गई, टी की हिस्ट्री वो अपन ने 25 में कवर कर ली, 24 की फाइल में कॉटन की हिस्ट्री तुम्हें मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे, एंड देन बची ओपीएम, तो ओपीएम की भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी आ जाएगी। एट द सेम टाइम उधर दूसरी तरफ रेलवेज का भी प्रिपेयर कर लेना, द हिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है, वो भी बहुत लाइकली टू बी आस्क्ड इन यूपीएससी। इंस्पायर्ड बाय डांडी मार्च, ये हमने लास्ट वाली 2025 में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो सारे के सारे मैंने बता दिए थे कहाँ कौन कौन से हुए थे, किस किस को तुमको रट लेना है। विनोबा भावे रिसीव द फर्स्ट डोनेशन ऑफ लैंड इन पोचमपल्ली विलेज, ठीक है। तो भूदाम, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सीएसई, बट आई हैव गिवन दिस फैक्ट्स फॉर एनडीए एंड सीडीएस। आचार्य विनोबा भावे 1951, फर्स्ट लैंड वाज डोनेटेड बाय रामचंद्र रेड्डी, नाम याद रख लेना, इन दी पोचमपल्ली विलेज इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट। सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं CDS 1 के कुछ पेपर्स। वॉज नॉट पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम, देखो 2024 CDS में ये क्वेश्चन पूछा, इसी क्वेश्चन को 1 2 3 4 स्टेटमेंट बना के यूपीएससी ने CSE 2025 में पूछ लिया। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू that these cross years and cross paper linkages are very important because themes and trends remains the same, क्योंकि एग्जामिनर सेम ही है, बस नेचर ऑफ द क्वेश्चन चेंज होता है कि यहाँ पे फैक्चुअल ज्यादा होते हैं, यहाँ पे एनालिटिकल ज्यादा होते हैं। यहाँ पे ABCD टाइप क्वेश्चन दे दिया या मल्टीपल स्टेटमेंट दे दिया, बट इन्हीं को स्टेटमेंट बना के दे रखा था उन्होंने। जैसे यही तो पार्ट था जिससे आंसर आया था तुम्हारा 2025 के क्वेश्चन का, CSE के का। ऑलराइट, तो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू बी, ये सही है, एकदम करेक्ट है। बॉयकॉट ऑफ द गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड द कॉलेज, करेक्ट है। टेकिंग कंट्रोल, नो कंट्रोल टू बी टेकन, नॉट लॉ एंड ऑर्डर बट जस्ट द क्वासी जुडिशियल फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय द यूनिट्स, ठीक है।
कि भाई तुम छोटे छोटे मुद्दों को आपस में डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर दो, बट लॉ एंड ऑर्डर वॉज गलत, सरेंडर द टाइटल करेक्ट है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर का अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं क्विकली, दैट रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड हिज नाइटहुड, व्हेन डिड ही सरेंडर? एज पार्ट ऑफ द एनसीएम, यस और नो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एनसीएम के पार्ट का किया या नहीं, या व्हाट वाज द हिस्ट्री। आई जस्ट मेंशन यू कि डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज ढंग से पढ़ लेना, और देखो क्वेश्चन भी आ गया सीडीएस में। प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, तो द थिंग वाज दिस कि देखो रेलवेज उन्होंने डेवलप करनी थी, और ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज पे क्वेश्चन मेंस में आ सकता है सीएसई में, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, तो उनको जो है रेलवे डेवलप करनी थी, बट कंपनी के पास उतना पैसा था नहीं, तो उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुलाना शुरू किया। तो प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे नहीं, प्राइवेट इन्वेस्टर आएंगे अगर तुम उनको लैंड दो, कि भाई लैंड की भी जुगाड़ तुम कर दो, तो हम आज भी 1 रुपए के दाम पे जो है बहुत बड़े बड़े लैंड जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को या कॉर्पोरेट्स को दे दिए जाते हैं। ये पहले से होता है, 1850 से ही स्टार्ट हो गया था, जब ब्रिटिश इंडिया ने लैंड जो है लीज पर 99 ईयर्स के लिए लीज पर लैंड ब्रिटिश इंडिया ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दिया था। ठीक है, नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली दैट, बट दे यूज टू गिव फंड्स ऑल्सो। नॉट ओनली दैट, दे यूज टू गिव गारंटी सिस्टम ऑल्सो। गारंटी सिस्टम वॉज फॉर्म्ड, जिसमें 5% रिटर्न की गारंटी दी थी कि देखो, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि अगर तुमको जो है, अगर तुमको जो है रेलवे डेवलप करनी है यहाँ पे, तो रेलवे डेवलप करने के लिए तुम ये काम करो कि देखो लैंड चाहिए होगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देगी 99 ईयर्स लीज पे। ठीक है, पहला। दूसरा, प्रॉफिट्स चाहिए होंगे, गवर्नमेंट शेयर कर लेगी तुम्हारे साथ, प्रॉफिट्स हो गए। तीसरा, अगर मान लो लॉस हुआ तो क्या करेंगे, तो लॉस हुआ उस केस में तुमको 5% रिटर्न तो तब भी देंगे तुम्हारे पैसे पे, यानी 100 रुपए अगर तुमने लगाए तो 5% का रिटर्न तो मैं पक्का दूंगा ही तुमको, 105 तो मिलेंगे ही, अगर 120 नहीं भी होगा तो। इन्वेस्टर वुड गेट अ रिटर्न ऑफ 5% ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दे हैड टू, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रेलवेज वुड बी जॉइंटली मैनेज विद द गवर्नमेंट। तो ये ना इनिशियल डेवलपमेंट में नहीं हुआ था, इनिशियली गवर्नमेंट ही कर रही थी, बट लेटर ऑन दिस हैपेंड दैट रेलवेज वर टू बी जॉइंटली मैनेज विद द गवर्नमेंट। सो थर्ड इज रॉन्ग इन द इनिशियल डेवलपमेंट, लेटर इट वाज डन। प्राइवेट वुड गेट लैंड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया फॉर 99 ईयर्स, ये वाज, दिस इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब गवर्नमेंट गारंटी क्या थी, तो प्रोटेक्टेड कैपिटल एंड मिनिमाइज इन्वेस्टर रिस्क। रिस्क जो थी इन्वेस्टर की वो मिनिमाइज कर दी बाय गिविंग 5%, तो इसलिए ज़्यादा लोग आने लगे। उसके अलावा जो है फिक्स्ड रिटर्न्स देने लगे, रिस्क भी कम हो गई और फिक्स रिटर्न भी मिले, मिनिमम तो इतना मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, इनिशियली जो है ओनरशिप किसके पास रहेगी, वो भी प्राइवेट को दे दी इन्होंने, कि प्राइवेट विड बी ओनिंग इट। मतलब जो प्राइवेट बनाएगा तो प्राइवेट के पास ही ओनरशिप रहेगी, लेकिन रन करेगा गवर्नमेंट, और कुछ समय के बाद जो है रन करेगा वो बाद में जाके, लेटर ऑन इट वुड बी डेवलप्ड दैट रेलवे के अंदर जो है कुछ कुछ चेंजेस होंगे और एक अलग से बजट आएगा, वो सारी चीजें होंगी बाद में, होंगी वो सारी चीजें, बट इनिशियली इट वाज सपोज टू बी रन कंप्लीटली बाय द गवर्नमेंट। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे हुआ, कॉटन टेक्सटाइल पे। ये क्वेश्चन कई बार सीएससी में भी आ रखा है, सीएससी 2023, 2021, और अब ये सीडीएस में आ गया। तो सीएससी के क्वेश्चन सीडीएस में, सीडीएस के क्वेश्चन सीएससी में। नेशनल मूवमेंट के अर्ली फेसेस पूछ रखे हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं, लास्ट टाइम भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, एओ ह्यूम डिसाइडेड टू क्रिएट एज अ राइवल, नो इट वाज नॉट अ राइवल। द होल इंटेंशन ऑफ एओ ह्यूम वाज टू इंश्योर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जहां पे जो भी ग्रीवेंसेज हैं वो जो है बता सकें। मेहता साहब, तैयब जी साहब फॉर्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी, करेक्ट है। सुरेंद्र बनर्जी प्लान एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी करेक्ट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी थी, एंड सेकंड जो है चल रही थी तब उन्होंने एओ ह्यूम ने ये बनाई थी, ये भी फैक्ट याद रख लेना। एनडीए के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश ट्रेड प्लस, ठीक है। इंडिया प्लेड अ क्रूशियल, देखो बड़ा तो मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि देखो एक और तरीका होता है समय बचाने का, कि देखो बड़े वाले को तुम छोड़ दो, क्योंकि अभी भी ऑप्शंस खुले तो हैं, तो हो सकता है नीचे से ही आंसर आ जाए, तब बाद में पढ़ेंगे, समय बचेगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड बाय हेल्पिंग बैलेंस इट्स डेफिसिट्स। ओके, ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना, देयरफॉर, ये मैंने लास्ट 2025 में एक तुम्हें होमवर्क दिया था ट्रायंगुलर ट्रेड का, वही है ये, दिस इज ट्रायंगुलर ट्रेड, नथिंग एल्स। सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। 19th सेंचुरी सॉ एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल डिक्लाइन एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, गलत है एकदम, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा ही चल रहा था, कि इंडिया को जो है कंप्लीटली सब सर्वियंट बना दिया था। इंडियन इकोनॉमी वाज जस्ट अ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी फॉर ब्रिटिशर्स, नॉट द फाइनल गुड्स, एंड इंडियन मार्केट वाज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। ट्रेड सरप्लस 19 मीन दैट द वैल्यू ऑफ वाज मच हायर देन, ये करेक्ट है एकदम। 1 करेक्ट, 4 गलत, 4 गलत, 1 करेक्ट।
अब 3 पे डिपेंडेंट हो गए, और 3 तो करेक्ट है ही, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया ट्रायंगुलर ट्रेड के हिसाब से। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर ओपीएम जो है, ओपीएम की हिस्ट्री भी तुमको प्रिपेयर करनी है खुद से, खैर। बट ओपीएम वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस तो मैं नहीं बोलूंगा, दैट वील हैव टू सी, बट ओपीएम जो है मेजर एक्सपोर्ट्स में कभी नहीं आता था, बट इतना ज्यादा कर दिया that by early 19th century, that is by the end of the 18th century, ओपीएम जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टेड आइटम बन गया था इंडिया का, और वो जाता था चाइना में। ठीक है, तो ये याद रख लेना ट्रायंगुलर ट्रेड कैसे काम करता है। तो क्विकली अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ट्रायंगुलर ट्रेड कैसे काम करता है, तो अपने को यहाँ मिल जाएगा। वापस से वील हैव टू गो टू द रिसर्च डॉक्यूमेंट जहाँ पे आई हैव ट्राइड टू गिव इट टू यू। ये रहा। This is your triangular trade that India, China and Britain, तो रॉ मटेरियल्स कॉटन, इंडिगो, जूट, ओपीएम, ये सब इंडिया लेके आता था, और ये सब इंडिया से आते थे, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे वो इंडिया में जाते थे। ये सब इंडिया में आते थे, ये इंडिया में जाते थे, ये इंडिया से आते थे। उधर इंडिया में चाइना से क्या आ रहा था, तो टी, सिल्क, पोर्सिलिन फ्लोइंग बैक बाय ब्रिटेन टू इंडिया, ओपीएम सप्लाइड टू चाइना बाय ब्रिटिश, और इधर सिल्वर ओपीएम ट्रेड हो रहा था। और मतलब चाइना से जो है ब्रिटेन में क्या जा रहा था, टी, सिल्क और ये सब जा रहा था। ठीक है, तो डिटेल में आप इसको देख सकते हो आराम से। कमिंग बैक जहाँ पे हम चल रहे थे, तो दिस इज डन, आगे बढ़ते हैं। लॉन्च ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो ये देखो वही सब चीजें हुई, क्रोनोलॉजी पूछ रखी है। वुमेन्स एसोसिएशन लास्ट टाइम भी मैं बोला था, 2025 वाले में मैं बोला था। इनफैक्ट जब जो स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, जो सबसे पहली वीडियो थी, उसमें भी मैं तुमको बोला था कि वुमेन से रिलेटेड, डिप्रेस क्लासेस से रिलेटेड, दलित से रिलेटेड, पीजेंट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, 2025 में भी मैंने तुमको बोला था, 2025 की वीडियो में बोला था कि किसान सभा हो गई जितनी भी, विडो रीमैरिज एसोसिएशन जितने भी हो गए, देन तुम्हारा वुमेन रिलेटेड एसोसिएशन जितने हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिलेटेड जितने भी हो गए, वो सबको प्रिपेयर कर लो अच्छे से। ठीक है, वो आराम से हो जाएगा अगर तुमने प्रिपेयर किया होगा, नहीं प्रिपेयर किया तो नहीं होगा। सेपरेट इलेक्टेड, अगेन सेम, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस, ऑल इंडिया डिप्रेस। तो देखो अगर तुमने ये क्वेश्चन 2024 में सॉल्व किया होता, तो इसी का 2025 में बी एस सी ए पी एफ में एक क्वेश्चन आया था। दैट इज वाई आई एम सेइंग, तो ये साल, ये मतलब इन्होंने एनडीए का क्वेश्चन सी ए पी एफ में चिपका दिया अगली साल। So that is why I'm saying that please solve PYQs of all the respective papers conducted by UPSC, be it NDA, CDS, CAPF, CSC। ये सारे हिस्ट्री की थीम सेम है गाइज, वही मैं तुम्हें बार बार बोलना चाह रहा हूँ। और ओरिजिनल वीडियो भी मैंने बोला था कि थीम्स आर सेम, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट। एक दो कुछ क्वेश्चंस और अच्छे मेरे को मिले थे, CIF AC के भी क्वेश्चंस कुछ अच्छे मिले थे, पर इसमें कुछ है नहीं। इमरजेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन 18th-19th सेंचुरी, तो वही स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग प्रेस फनालिस करेक्ट है, रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प फनालिस करेक्ट है, तो आंसर इज सी। देन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942, इट्स टेक्स्ट वाज क्लियरली ड्राफ्टेड टू मेक दैट इट पुट इंडिया अमंग द कंट्रीज दैट वॉर। ठीक है, इट कॉल्ड ब्रिटिश, तो प्लीज टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे।